नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का मेरे YouTube चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज का तारीख है 7 जनवरी 2022 और दिन है शुक्रवार। तो शुरू करते हैं। आज जो है 6 जनवरी से संबंधित प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे और उस घटना से संबंधित जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके हैं, उस पर भी ध्यान देंगे। तो शुरू करते हैं। फिर में जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक, जिसको इंग्लिश में सिक्योरिटी लैप्स कहते हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। तो इस कमेटी के चेयरमैन कौन है, यानी इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? विवेक जोशी, मेहताब सिंह गिल, रंजन प्रकाश देसाई या सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय। तो इसका जो सही आंसर है वो मेहताब सिंह गिल हैं। मेहताब सिंह गिल के नेतृत्व में पंजाब सरकार के द्वारा एक हाई लेवल कमेटी बनाया गया, जो प्रधानमंत्री का भी हाल ही में जब वो भटिंडा से फिरोजपुर जा रहे थे तो उस दौरान उनका जो कॉन्वॉय है उसको लगभग 20 मिनट के लिए रोकना पड़ा, जिस कारण से इसको, चूंकि ये प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय था, तो इसको एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स माना जा रहा है। तो इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए, खास करके जब जब प्रधानमंत्री पास कर रहे हों। तो उसी की जांच करने के लिए ये समिति बनाई है। इसके चेयरमैन हैं मेहताब सिंह गिल। इनको 3 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। ये कौन है मेहताब सिंह गिल? है तो ये रिटायर्ड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। अब ये पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अभी हैं चरणजीत सिंह चन्नी और यहाँ के गवर्नर हैं वीपी सिंह बंडोरे। अगर पंजाब की स्थापना के बारे में जानते हैं, जैसा कि आपको पता है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था 1947 में, तो पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, भारत 15 अगस्त को। लेकिन बाउंड्री का निर्धारण जो हुआ था पंजाब में, चूंकि बंगाल में तो पहले बाउंड्री का निर्धारण किया गया था, लेकिन पंजाब में बाउंड्री का निर्धारण 16 अगस्त को डिक्लेयर किया गया था। और उसमें जो उस समय एकीकृत पंजाब प्रोविंस था, पंजाब प्रोविंस उस समय अंग्रेजों के समय में उसको डिवाइड कर दिया गया और उसमें उसी से पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब बट गया। भारत में जो अभी पंजाब है वो डिवीजन के बाद उसको पूर्वी पंजाब यानी ईस्टर्न पंजाब कहा गया। तो ये 1947 से ही पंजाब है। बाद में भले ही 1966 में, अभी जो वर्तमान में आप पंजाब का स्वरूप देख रहे हैं, ये 1966 में ये अभी स्थायी किया गया, क्योंकि 1966 में इस प्रांत से जो हरियाणा, वो हरियाणवी भाषा बोलने वाले थे, उनके लिए हरियाणा बना दिया गया। और जो हिली एरियाज थे, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र थे, उनको उसको पंजाब से निकाल करके एक नया स्टेट बना दिया गया, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। तो वर्तमान स्वरूप में पंजाब का जो स्वरूप है वो ये कब अख्तियार किया? 1966 में। विवेक जोशी कौन है? तो विवेक जोशी अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नागालैंड से आफ्सपा हटाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसके ये क्या थे? चेयरमैन थे, जिसने फिर से 6 महीने के लिए वहाँ आफ्सपा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 को फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। ये डिक्लेयर करने के लिए, यानी अफस्पा लगाने के लिए, उस स्टेट के गवर्नर को उस स्टेट को डिस्टर्ब्ड एरिया जो पार्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है, डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करना पड़ता है और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें फिर से अफस्पा लगा देती है। रंजन प्रकाश देसाई कौन है? तो रंजन प्रकाश देसाई अभी जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया, उसके बाद एक डीलिमिटेशन कमीशन, जिसको परिसीमन आयोग कहा जाता है, वो गठित किया गया और उसी के चेयरमैन कौन है? रंजन प्रकाश देसाई। डीलिमिटेशन कमीशन का क्या काम है? तो नए जो कंस्टिट्यूएंसीज होंगे, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का हो या जो है लोकसभा का हो, उसको डिमार्केट करेगी कि कौन सा एरिया कितना में होगा। सिद्धांत चतुर्वेदी वर्तमान में पंजाब के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि पुलिस का मुखिया होता है, वो हैं। इसका आज बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है, क्योंकि अभी ये काफ़ी चर्चा में है कि हाल ही में एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप चर्चा में है। यह इसकी किस वर्ष स्थापित किया गया था, यानी एसपीजी की स्थापना
किस साल हुई थी, 1985 में, 2006 में, 1964 में या 1969 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1985 में एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना की गई थी। जैसे 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई उनके गार्ड के द्वारा ही, अक्टूबर 1984 में। और यही अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद फिर से जो है एक रिव्यू बनाया गया, रिव्यू कमेटी बनाया गया। और रिव्यू कमेटी के रिकमेंडेशन पे, वो रिव्यू कमेटी का जो नाम था वो बीरबल नाथ कमेटी, इस नाम को याद रखिए, बीरबल नाथ कमेटी। बीरबल नाथ कमेटी ने रिकमेंड किया था एसपीयू स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के गठन करने का, क्योंकि ये जो है प्राइम मिनिस्टर का हत्या और वो भी बॉडीगार्ड के द्वारा एक बहुत गंभीर मामला हो गया था। तो सर्टेनली था कि जो है सिक्योरिटी मेजर्स के तहत कुछ नया ये एस्टेब्लिश किया जाए। तो यही बीरबल नाथ कमेटी ने एसपीयू गठित करने का जो है रिकमेंडेशन किया था। और इसी को पुनः नामित करके, रिक्रिस्टाइंड कर करके और एसपीजी किया गया, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया। इसका स्थापना कब हुआ था, 1985 में जो है प्रेसिडेंट के एक आदेश के द्वारा स्थापना इसका किया गया। 2006 में जो है एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया गया। जैसे देखिएगा 2002 या 4 में जो है भूकंप आया था और उसके बाद गुजरात में काफ़ी जान माल की हताहत हुई थी। उसी के बाद से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एनडीएमएफ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, एनडीआरएफ जिसको बोलते हैं, अभी ये भी काफ़ी चर्चा में रहती है जब जहाँ कभी नेचुरल डिजास्टर टाइप की कुछ होती है। तो 1965 में जो है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की गई थी। बताइए ये किस देश के युद्ध के तत्काल बाद बीएसएफ की स्थापना की गई थी। 1969 में जो स्थापना किया गया था सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की स्थापना की गई थी, जो भारत सरकार की जितने उद्यम हैं, जितने भी फैक्ट्रीज हैं या फिर एयरपोर्ट हैं, उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इसका काम है। तो सीआईएसएफ। अब एसपीजी है तो एसपीजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, डिटेल में जान लेते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े, इसका स्थापना 1985 में किया गया था और बीरबल नाथ कमेटी के अनुशंसा पे किया गया था। और 1988 में, जैसे 85 में तो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ये पारित कर दिया गया और बना दिया गया, लेकिन 1988 में एक एसपीजी एक्ट पारित किया गया पार्लियामेंट के द्वारा और उसके बाद इसको एसपीजी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। शुरुआत में जो इसका प्रोविजन था कि प्राइम मिनिस्टर को जो है ये करने के लिए सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और उनके जो इमीडिएट फैमिली हैं, उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट करने का इसका जिम्मेवारी मिला था। बाद में क्या हुआ कि ये जो 1985 में प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, और राजीव गांधी की हत्या फिर हो जाती है 1991 में। अब राजीव गांधी की हत्या 1991 में हो जाती है और एसपीजी का प्रोटेक्शन के बावजूद तो फिर से इसमें जो है एक ये किया गया, 1991 में ही इसमें एक संशोधन किया गया और उस संशोधन के तहत प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के फैमिली, जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के साथ ही न रहें बल्कि कहीं भी रहें, उनको एसपीजी प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इसी के तहत जब राजीव गांधी की हत्या हो जाती है उसके बाद से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जहां भी रहते थे इनको सिक्योरिटी दिया जाता था। कब तक, 2019 तक। अब 2019 के बाद जो है फिर से इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास किया गया और उसमें फिर से पुनः मुस्को भवा हो गया और इसमें फिर से ये जो है मैंडेट दे दिया गया कि इसमें से प्राइम मिनिस्टर और उनके जो इमीडिएट फैमिली जो उनके साथ रहते हैं सिर्फ उन्हीं को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर का जो रिलेटिव है उनको भी दिया जाएगा। अगर आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इन सबों के इनपुट के बाद अगर ऐसा लगता है कि यहाँ देना चाहिए तो 5 साल के लिए, पहले जो 10 साल था अब उसको घटा करके 5 साल कर दिया गया, जिसके तहत कि
सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जितने भी भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं नो भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनसे एसपीजी प्रोटेक्टिव छीन ली गया। उसके जगह पे जो है Z+Z, X, Y जो इस तरह का सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड किया गया। एक स्पेशल बुक है, इसका नाम है ब्लू बुक, जो है एसपीजी किस तरह से काम करेगी, ऑपरेट करेगी, इसका जो मैनुअल है वो इसी बुक में लिखा हुआ है। इसको कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसका मैनुअल को ब्लू बुक कहते हैं। ये जो है डायरेक्टली कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंतर्गत काम करता है। जैसे देखिएगा जनरली जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं CAPF, वो जो हैं काम करते हैं किसके, होम मिनिस्ट्री के अंदर, और उसके अलावा जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं वो काम करते हैं डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत, लेकिन ये जो है डायरेक्टली कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर काम करता है। तो इस क्वेश्चन से इतना पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई अधिनियम 1934 यानी आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी सूची सेकेंड शेड्यूल में सूचीबद्ध होने वाली नवीनतम बैंक का नाम क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI। तो इसका जो सही आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना 2017 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो अनुव्रत विश्वास हैं। और ये इस बैंक को जो ओन करती है वो भारती एयरटेल, जो एयरटेल आप मोबाइल यूज करते हैं जिसके मालिक हैं आर्सेलर मित्तल, उन्हीं के द्वारा ये बैंक जो है ऑन किया हुआ। इससे पहले ये पेमेंट बैंक था, सिर्फ ये जो है छोटे स्तर पे काम करती थी, जमा लेती थी, लेकिन अब इसको फुल फ्लेज्ड बैंक का दर्जा दे दिया गया है, जिसको बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दे दिया गया है। शेड्यूल्ड बैंक उसको कहा जाता है जब कोई भी बैंक आरबीआई एक्ट का जो सेकेंड शेड्यूल है उसमें सूचीबद्ध हो जाता है तो उसको शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, ये सभी क्या है? शेड्यूल्ड बैंक है। कल ही हम लोग पढ़े थे कि आरबीआई के द्वारा डी यानी डोमेस्टिकली सब्सटेंशियली जो इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं उनका दर्जा दिया गया था इन तीनों बैंक को। किसको? एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को। एसबीआई का स्थापना 1955 में हुआ था, एचडीएफसी का स्थापना 1994 में और आईसीआईसीआई का स्थापना 1995 में हुआ है। इन तीनों को दिया गया है डोमेस्टिकली सब्सटेंशियली इम्पोर्टेंट बैंक का दर्जा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई एक्ट तो देखे ही 1934 में पास किया गया था और आरबीआई का स्थापना उसी के बाद 1935 में किया गया। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई को जो है बैंकों का बैंक या भारत का सरकारी बैंक, जो सरकार की बैंक है वो है। आरबीआई जो सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी को भी गवर्न करती है। आरबीआई सरकार के एजेंट के रूप में इंटरनेशनल बॉडी में भी काम करती है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एजेंट के रूप में इंडिया में भी काम करती है। जितने फॉरेन रिजर्व होते हैं उसका भी जिम्मेवारी आरबीआई के पास ही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसके लिए विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मसौदा अधिसूचना जारी किया है? मसौदा बोले तो इसको कहते हैं ड्राफ्ट, यानी ड्राफ्ट रूल एक जारी किया गया है सरकार के द्वारा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लाइबिलिटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉरी। तो ये किसके क्षेत्र में है? ये टायर के लिए है, प्लास्टिक के लिए है, ई कचरा यानी ई वेस्ट के लिए है, या फिर चिकित्सा अवशिष्ट यानी मेडिकल वेस्ट के लिए है? तो इसका सही आंसर है टायर। यानी टायर जो कि 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या फिर जितने भी तरह के वाहन हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है टायर, उनकी जो चूंकि ये वेस्ट होने के बाद इनको
जो कंपनी प्रोड्यूस करती है इसका किसी तरह से रिसाइकलिंग करने का जो है उस तरह का भारत में जो है अभी जो है प्रावधान नहीं है, उस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो ये क्या होते हैं, अबंडन्ड हैं। और देखते हैं जब भी भारत में धरना होता है और कहीं भी विरोध प्रदर्शन होता है तो सबसे पहले जलाने के लिए अगर कुछ मिलता है तो टायर मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो टायर को जलाने पे हाईली जो है कार्सिनोजेनिक पॉल्यूटेंट्स जो है मीट होते हैं इन्वायरमेंट में, वातावरण में, जिसके कारण वातावरण सिर्फ दूषित ही नहीं होता है, मनुष्य के शरीर पे भी, स्वास्थ्य पे भी इसका काफ़ी बुरा असर पड़ता है। ये एक स्टडी किया गया था एनजीटी के द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। उसके अनुसार भारत में हर साल 2,75,000 जो है टायर जो है डिस्कार्ड किया जाता है। और इसको रिसाइकिल करने का या डिस्पोज ऑफ करने का की कोई ठोस प्रबंध नहीं होने के कारण ये जो है ऐसे ही पड़ा रहता है और इसको जलाया जाता है, जिसके कारण से काफ़ी जो है वातावरण को क्षति होती है। तो यही एनजीटी ने सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को रिकमेंड किया था, आदेश दिया था कि आप जो है रूल ड्राफ्ट कीजिए इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। इसी के कहने पे जो है ये जारी किया गया है। कौन सा मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके की मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव हैं, उन्हीं के द्वारा ये जो है अभी उन्हीं के मंत्रालय ने ये जारी किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है सार परियोजना। सार परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी आईटी मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, खान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, या फिर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो कि अभी हम लोग पढ़े मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, या फिर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये स्कीम शुरू किया गया है। इसके तहत क्या है, अब पहले सार का फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवार्ड्स एक्शन रिसर्च। इस कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े, तो आप बहुत पहले, कुछ दिन पहले नहीं, एक मिशन सरकार के द्वारा चलाया गया था जिसका नाम था स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन में अभी तक कितना डेवलपमेंट हुआ, यानी स्मार्ट सिटी मिशन के बाद जिन शहरों को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया उनमें क्या क्या परिवर्तन आया, पहले लोगों के जीवन को कितना प्रभावित कर पाया, इसी पे रिसर्च करने के लिए जो है बनाई गई है। और इसी में ये जो है इसके द्वारा एकेडमिया, हर जो प्रबुद्ध वर्ग हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाएगी और वो लोग वो क्या करेंगे, इस वैसे शहर का जिनको अभी भारत में 75 शहर को चुना गया है, इसमें जो जो प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चलाया गया था उस पर ये रिसर्च करेगी और अपना जो है रिसर्च पेपर पब्लिश करेगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय कौन है, हरदीप सिंह पुरी। आईटी मिनिस्टर के द्वारा अभी एक सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया है। खान मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा अभी हाल ही में एक ज्वाइंट वेंचर शुरू किया गया जिसका नाम है काबिल, KABIL, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इसके तहत ये एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जिसमें नाल्को, HCL और एक और उसी से संबंधित कंपनी है। तो तीनों मिल करके जितने इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं स्ट्रैटेजिक रूप से उसका जो है एक्सप्लोरेशन करेंगे ताकि भारत को उन मिनरलों में आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिसमें प्रमुख हैं लिथियम हो गया, कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, इन सभी मिनरल्स में। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में एक परिवेश नाम का यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके तहत इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और टाइम बाउंड मैनर में आपको क्लियरेंस मिल जाएगा, कि जिसमें किसी प्रकार की जो प्रोजेक्ट हैं जो डिले हो जाते हैं क्लियरेंस नहीं होने के कारण, उसमें जो है इसको तेजी आएगी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कोप्पल टॉय क्लस्टर।
कोप्पल टॉय क्लस्टर, जिसको शॉर्ट में केटीसी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। ये भारत में इस तरह का पहला प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, कोप्पल टॉय क्लस्टर। मतलब एक जगह पे इसको एक स्पेशल प्रोवाइड कर दिया गया है, जगह बहुत बड़ा जगह, उस तरह के जगह स्पेशल सरकार नाम भी देती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कर्नाटका में सरकार ने इनको प्रोवाइड किया गया है। वहाँ पे सिर्फ वो कंपनियां होंगी, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ टॉय का निर्माण करते हैं। देखिए, ये बहुत छोटा चीज है, लेकिन भारत में जनसंख्या के हिसाब से जितनी जनसंख्या और जितने बच्चे पैदा होते हैं, यहाँ बहुत डिमांड है टॉयज का। अब ये टॉय, अगर इतनी बड़ी जनसंख्या और इनको रोजगार चाहिए, और अगर हम अपने देश में खपत जो टॉय का है, जितना डिमांड है, उसको हम देश में पूरा नहीं कर पाए हैं, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। भारत में जो टॉय का इंपोर्ट सबसे ज्यादा होता है चाइना से, और चाइना का देखिए कितना बढ़िया पॉलिसी है कि भारत से ही वो रॉ मटेरियल खरीदता है, वहाँ मैन्युफैक्चर करता है, पैकेज करके भारत को ही बेच देता है। इसका एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि जैसे भारत में एक मंदिर है, दक्षिण का सबसे जो है धनी मंदिर माना जाता है तिरुपति बालाजी मंदिर को। और तिरुपति बालाजी मंदिर में ऐसा प्रावधान, मतलब ऐसा विश्वास है कि लोग वहां जाकर के अपना बाल दान दे देते हैं, हेयर दान देते हैं, पुरुष भी और महिलाएं भी। अब ये इतना जमा होता है वहां पे बाल कि जो वहां की जो रेगुलेटिंग बॉडी है उस मंदिर की, उसको ये बाल बेचना होता है, और चाइना की कंपनी इस बाल को खरीदती है। वहां जाकर के उसको रिसाइकिल भी करने का जरूरत नहीं है, उसको फिर से इस्तेमाल लायक बना करके, और जितने टॉयज हैं टॉयज में सेट करके विग बना करके फिर से इंडिया में पेल देते हैं, और यहीं आकर के फिर बिक जाता है। तो ये बहुत गलत बात है। और इसी के लिए इस सरकार ने इसी के मद्देनजर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है, जिसमें टॉय क्लस्टर, कोप्पल उस जगह का नाम है, वहाँ पे सिर्फ टॉय का मैन्युफैक्चरिंग होगा। यहाँ पे 400 एकड़, सोचिए कितना विस्तृत होगा, 400 एकड़ जमीन इसको प्रोवाइड किया गया है। इसके जो सीईओ हैं अरविंद मिलन गिरी हैं, और ऐसा आशा है कि ये मार्च 2020 से ऑपरेट करना शुरू कर देगा। और ये सिर्फ भारत में ही सप्लाई नहीं करेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट भी करेगा, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगी, भारत सरकार को फॉरेन करेंसी मिलेगा, और चाइना पे जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट करने का, वो भी खत्म हो जाएगा। अब कर्नाटक है, तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं अभी बासवराज बोम्मई, और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। झारखंड के बारे में हम लोग पढ़े थे, अभी खूंटकट्टी सिस्टम के बारे में हम लोग कल पढ़े थे, जो झारखंड में प्रचलित है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस। आंध्र प्रदेश का एक है जिला, आप सुने होंगे, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल टॉय जिसका नाम है, काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जामिनेशन में, कोंडापल्ली टॉय आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है। इसका खासियत ये है कि जो सॉफ्ट वुड हैं, जो नर्म लकड़ियां हैं, उन लकड़ियों में जो है उकेर करके, कलाकृति करके ये बनाई जाती है। कोंडापल्ली टॉयज तमिलनाडु में, सॉरी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, और यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। अब तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु जो है क्रैकर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा फैक्ट्री, पटाखों का फैक्ट्री कहाँ है? तो तमिलनाडु में ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है PM एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में, लोक प्रशासन, उद्यमिता या शिक्षा? तो इसका सही आंसर है लोक प्रशासन, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में दिया जाता है PM एक्सीलेंस अवार्ड।
इसका शुरुआत 2006 में किया गया था। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं वो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन है कोई, उसको भी दिया जा सकता है, या स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये मोटिवेट करने के लिए, ताकि जो है गवर्नमेंट बॉडी है जो अच्छे से काम करे, इसलिए पीएम एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, जिसका कि नाम चेंज करके अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। बढ़ते हैं आज का अंतिम प्रश्न की ओर। तो अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का प्रावधान है? यानी जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 49? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 50। ये जितने भी अनुच्छेद आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, ये सारे डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आती है। यानी सरकार ऐसा प्रयास करेगी, इसमें इस तरह का प्रावधान है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट कर रही है किसको? गवर्नमेंट को, स्टेट को, कि अगर सारी परिस्थिति अनुकूल है तो ऐसा आप प्रयास करेंगे, इस तरह का सिस्टम बनाएंगे कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट किया जा सके। और ये अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो मनमानी होती है कोई भी सरकार रहे। जैसे आप पीछे जो है मुगल काल में चले जाइए, या एंशियंट जब राजतंत्र था, तो वहाँ पर जो है राजा वही एग्जीक्यूटिव होता था, वही लेजिस्लेटर भी होता था, और वही जुडिशियरी भी होता था। राजा अपने आप में कानून बनाता भी था, उसको लागू भी करता था, और तो और न्यायिक प्रणाली भी राजा के अंतर्गत ही होता था। तो उसी को कहते थे ऑटोक्रेट, मतलब एक ही व्यक्ति के अंतर्गत सारा पावर आ जाना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसी के जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का व्यवस्था किया गया है। जैसे लेजिस्लेटिव है, एक्सिक्यूटिव है, कार्यपालिका जिसको कहते हैं, लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, और जुडिशियरी जो जुडिशियरी है यानी न्यायपालिका। इनको अलग अलग करने का मकसद यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, किन्हीं एक के पास ज़्यादा पावर नहीं हो जाए जिसका वो गलत इस्तेमाल कर सके। अब अनुच्छेद 47 है, तो अनुच्छेद 47 के बारे में पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 47 भी जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसको डायरेक्ट करती है कि आप उस तरह का व्यवस्था करेंगे जिससे लोगों में न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल लेवल क्या हो, बढ़े, लोगों को अच्छे खाने का प्रबंध करेगी। इसी के तहत जो मिड डे मील आप सुने होंगे, मिड डे मील जो प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाई जाती है, वो अनुच्छेद 47, उसका इंस्पिरेशन कहाँ से? अनुच्छेद 47 से ही है। या फिर जैसे तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन, आंध्र प्रदेश में अन्ना कैंटीन, राजस्थान में इंदिरा कैंटीन, इन सब जो इस तरह की जो परियोजनाएं हैं, इनका कहाँ से जड़ है, इसका आदेश कहाँ से मिलता है? तो अनुच्छेद 47 के अंतर। इसके अलावा अनुच्छेद 47 के अंतर्गत ही कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान सरकार को ये भी आदेश देता है कि जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनको खाने से जनता को रोकिए। जैसे बिहार में लीकर बैन है, तो उसका भी प्रेरणा कौन सा? संविधान का अनुच्छेद 47 ही देता है। बढ़ते हैं अनुच्छेद 48 की ओर। अनुच्छेद 48 जो है एनिमल वेलफेयर के बारे में बात करती है, इस डायरेक्ट करती है स्टेट को यानी गवर्नमेंट को कि जो भी दुधारू जानवर हैं, जैसे गाय हो गया, बछड़ा हो गया, भैंस हो गया, उनकी जो स्लॉटरिंग है उसको रोका जाए। इसके अलावे जो भी लोकल प्रजातियां हैं, जो गाय की या भैंस की जो लोकल प्रजाति है उसको भी प्रिजर्व करें, उसको खत्म होने से बचाएं, ये डायरेक्ट करती है अनुच्छेद 48। इसी का गलत फायदा उठा करके और जो है काउ प्रोटेक्शन ग्रुप जो बना लेते हैं, और जो है बहुत सारा ये जो है उपद्रव भी कभी कभी मचाते हैं। बढ़ते हैं आर्टिकल 49 की ओर। तो आर्टिकल 49 का कहना है कि इसके तहत जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस की मॉन्यूमेंट है, जैसे कि लाल किला,
वो नेशनल इम्पोर्टेंस का है, ताजमहल वो नेशनल इम्पोर्टेंस का है। तो सरकार की ये जिम्मेवारी है कि ये उसको संरक्षण प्रदान करेगी। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।